हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शीये को दिखाए जाने से होती है, जो कि अपना प्रेगनेंसी चेकअप कर रही होती है और रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ रिपोर्ट नेगेटिव हो। पर उसके अरमानों में पानी तब फिरता है जब वह पॉजिटिव आ जाती है, और यही दुखड़ा वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही होती है। पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है 7 सालों के रिलेशन के बाद अब तुम्हारे प्यार की निशानी आने वाली है। और जैसे ही उसके डेस्क पे जाती है, यहाँ पर उसके लिए फ्लावर बुके आया हुआ था, तो वह उसे छेड़ने लगती है। वहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और उसे मिलने को बुलाया गया था। तो अगले ही सीन में वह वहाँ पहुँच जाती है। पर यहाँ पर तो प्रपोजल की पूरी तैयारी हो रखी थी। जैसे ही वह यह वीडियो बनाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखा रही थी, प्रपोजल रिंग नोटिस करती है। यहाँ पर खुद ट्राई करती है, जो कि उसे नहीं आ रही थी, और उसे बुद्धू कहती है कि मेरा यहाँ पर साइज भी नहीं ले सका। तभी यहाँ पर नाम नोटिस करती है आंशिया, तो वह शॉक होती है कि आखिर यह कोई और लड़की कैसे हो सकती है। तो उसके बॉयफ्रेंड झाओ के आने पर उससे पूछती है कि आखिर यह आंशिया कौन है। तो वह यहाँ पर एक्सक्यूज लगाता हुआ उसे देखती है और याद करती है वह तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए गुस्से में उसके मुंह पर ही वह केक फोड़ देती है, जिस पर झाओ गुस्सा होता है। तो वह वहाँ से निकल जाती है, और अब वह गुस्सा उतारने के लिए झाओ की गाड़ी को पेंट करने लगती है और उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, उससे बदला लेने को। और उसी समय हमें इस कहानी के मेल लीड हान को दिखाया जाता है, जो कि किसी लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, जो कि उसे अपना फियांसी बता रही थी। और तभी वह नोटिस करता है यहाँ पर यह लड़की शी, जो कि उसकी गाड़ी खराब कर रही है, और शी कहती है अपनी एक्स की गाड़ी खराब कर रही हूँ। तो वह लड़की उसे थप्पड़ लगा दे के चली जाती है, और यहाँ पर हान उससे कहता है यह मेरी गाड़ी है। तो वह माफ़ी मांगने लगती है कि आपकी और मेरे एक्स की गाड़ी सेम ही है। वहाँ से जब वह उसे सफाई करने को कहता है, तो जा ही रही होती है कि बेहोश हो जाती है। हान उसे चेकअप को ले जाता है। डॉक्टर उसे उसका हस्बैंड समझकर डांट रहा होता है, अपनी वाइफ का ध्यान रखो, यह प्रेग्नेंट है। हान उसे समझा देता है कि यह मेरी वाइफ नहीं है। उतने में ही उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, जो कि उसे कहते हैं कि जल्दी से अपनी वाइफ को ढूंढ लो। और यहाँ पर हान उसे उसका ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब शी वहाँ से जा रही होती है, डॉक्टर की बात याद करती है, उसकी एडवाइस को याद कर रही होती है कि उतने में उसे अपनी मॉम की याद आती है। उन्होंने पहले ही उसे उस चाओ नाम के लड़के से दूर रहने को कहा था, इसलिए वह अब एक डिसीजन लेती है कि वह इस बेबी को अबॉर्ट करा देगी, और डॉक्टर को भी मैसेज डाल देती है। जिसके बाद वह अपनी मॉम को नोटिस करती है, और जैसे ही मॉम को वह घर लेके जाती है, मॉम उसे सैड नोटिस करके उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे पूछती हैं। तो वह कहती है अरे हमारा ब्रेकअप हो गया है। पर मॉम ने तो पहले ही बाथरूम की सफाई करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट किट नोटिस की थी, जो कि पॉजिटिव थी, इसलिए वह पहुंच जाती है झाओ के ऑफिस में और उसे डांटने लगती है, सीधे उसे थप्पड़ लगा देती है। और वह शॉक में होता है आखिर क्या हो रहा है। सारे ऑफिस वर्कर यहाँ पहुंच जाते हैं आंटी को रोकने के लिए, और झाओ को अब जाकर पता लगता है कि यहाँ पर शी प्रेग्नेंट है। और ऑफिस वर्कर का इतना एक्सट्रीम रिएक्शन देखकर यहाँ पर उसे लगता है इमेज सुधारने के लिए, इसलिए उन्हें रोकता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। और जैसे ही यहाँ पर शी को कॉल करता है, शी तो यहाँ पर हॉस्पिटल में थी, अबॉर्ट करने आई थी। और जैसे ही यहाँ पर वह उससे पूछता है यही बात वह उसे भी समझाती है कि फिक्र मत करो, मैं अबॉर्ट कराने आई हूँ। और जैसे ही वह अपने मॉम की आवाज़ सुनती है, वह तीनों यहाँ मिलने को आते हैं।
और मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अबॉर्शन का डिसीज़न कैसे लिया। यहाँ पर वह कहती है कि मुझे लगा आप डाँटोगे, और जब वह दोनों मान नहीं रहे होते हैं तो वह कहती है कि किसने कहा कि यह बच्चा इसका है, यह झाऊ का नहीं है। तो झाऊ तो मानने को तैयार नहीं था कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ तो थी ही नहीं। पर उतने में ही हान यहाँ पहुँच जाता है कि इसके बैली में मेरा बेबी है। और अभी भी झाऊ इस बात से कन्विंस होने को तैयार नहीं था, तो यहाँ पर शी भी उसे डाँट लगा देती है कि तुम्हें क्यों लगता है तुम किसी और को प्रपोज़ कर रहे थे और मैं किसी और को नहीं ढूँढ सकती? यह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है और यह मेरे लिए लॉयल भी है। तो झाऊ तो यहाँ पर गुस्से से निकल जाता है। मॉम भी गुस्सा हो चुकी थी और उन दोनों को अपने साथ चलने को कहती है, पर दूर से यहाँ पर हान की फियांसे यह सब रिकॉर्ड कर रही थी और यही फ़ोटो और तस्वीरें पहुँच चुकी थी हान के घर में, जहाँ पर सभी के सभी लोग उस पर भड़क रहे थे कि तुम किसी और लड़की के साथ कैसे घूम सकते हो। देखो यह लड़की सू तुमसे कितना प्यार करती है और हमने पहले ही मैरिज तुम लोगों की फिक्स करा के रखी थी। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हान भी मान लेता है, ठीक है मैं इस घर को छोड़ने को तैयार हूँ, बट ग्रैंडपा तो उसकी मॉम को भी घर से निकालने की बात करते हैं और हान इस बात से भी कन्विंस होता है। और यह सब कराने के पीछे वही लड़की सू होती है। उसी ने यहाँ पर ग्रैंडपा को भड़का के रखा था कि वह लड़की आपके पोते को बिगाड़ के रख देगी। और यहाँ पर ग्रैंडपा इसी बात से इतना ज़्यादा भड़क चुके थे और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शी की मॉम भी गुस्सा हो रही थी कि तुम दोनों कैसे हो, बट वह गुस्सा होने का सिर्फ नाटक कर रही थी क्योंकि यहाँ पर हान को ऐसा दामाद एक्सेप्ट कर चुकी थी और उन्हें वह पसंद आ चुका था। हान भी इस बात से शॉक होता है, शी तो कुछ ज़्यादा ही होती है और अपनी मॉम को थमे रहने को कहती है। यहाँ पर आंटी तो उन दोनों की शादी की बात कर देती हैं कि अब तो बेबी भी ज़िंदगी में आने वाला है तो तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ सू को यहाँ पर ग्रैंडपा वेडिंग गाउन ट्राई करवा रहे थे और वह बड़ी खुश थी, बट हान उन्हें मना करता है। ग्रैंडपा उसे वार्निंग दे देते हैं, शादी तो तुम्हें सू से ही करनी पड़ेगी। और सो यहाँ पर बहुत ही स्किनी वुमन होती है जो कि अब कॉल करती है जाकर उसी लड़के को यानी कि झाऊ को और उसे डांटती है कि तुमसे इतना काम नहीं हो चुका है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वह अभी भी अपने बेबी के बारे में सोच रही थी कि उतने में उसे मैसेज आता है, नीचे बुलाया जाता है हान के द्वारा। और जैसे ही नीचे जाती है हान यहाँ पर उसे शादी करने को कह देता है और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चे को डैड का नाम कैसे मिलेगा। तो वह भी इस बात से मानने के बारे में सोच रही होती है। उतने में वह अपनी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम तो अभी भी उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ की जा रही थी और वह सोचने लगती है, हाँ वैसे लड़का तो अच्छा है और शादी के बारे में भी पूछ रहा है, क्या शादी कर लेनी चाहिए। तो वह सोचती है मैं मना तो कर चुकी हूँ पर मुझे उसकी मदद करने ज़रूर जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है उस लड़की स्तू की शादी हो रही होती है जहाँ पर झाऊ पहुँच जाता है ड्रामा करने। बेसिकली झाऊ का अफेयर स्तू के साथ ही चल रहा था और ये लड़की स्तू समझ नहीं आती है, वह झाऊ को भी अपने साथ रखना चाहती थी और यहाँ पर हान को भी अपने साथ करना चाहती थी उससे शादी करके। तो झाऊ इस बात से गुस्सा होकर सारी तोड़फोड़ मचा देता है और इस चक्कर में यहाँ पर उससे सू के मॉम को चोट लग जाती है और यहाँ पर मैरिज के लिए अनाउंसमेंट कराई जाती है कि वाइफ को यहाँ आना पड़ेगा। और झाऊ का प्लान होता है सू को यहीं रोकने का और ब्राइड नहीं पहुँचेगी तो शादी कैसे होगी। बट यहाँ पर वह पहुँच जाती है वापस से वेडिंग में और सब शॉक में होते हैं, आखिर यह लड़की वेडिंग में पहुंची कैसे। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसने वार्निंग दी थी कि तुमने मेरी मॉम का मर्डर करने की कोशिश की है, अगर मुझे जाने नहीं दिया तो मैं यहाँ पर तुम्हें जेल कर दूंगी। इस तरह से वह वेडिंग वेन्यू में पहुंच चुकी थी और ग्रैंडपा यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश लग रहे थे।
और उनसे पूछा जाता है क्या आप शादी से एग्री हैं? और जैसे ही हान से पूछा जाता है, हान भी एग्री करने ही वाला होता है कि हंगामा करने पहुंच जाती है हमारी शीये कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, अब किसी और से शादी कर रहे हो। यहाँ पर ग्रैंडपा तो शॉक में होते हैं, आखिर हो क्या रहा है। बट शी की एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि सारे लोग कन्विंस हो जाते हैं कि यह सच कह रही है। बट ग्रैंडपा अभी भी अपने पोते को वार्निंग देते हैं, बट वह कुछ नहीं सुनता और यहाँ पर शीये के साथ निकल जाता है। सारे लोग अब गुस्सा करने लगते हैं हान के मॉम डैड पर कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पहुँच जाती है सू अपनी मॉम के पास, जिनके पास चाओ पहले से ही पहुँच चुका था। झाओ पहले से ही वहाँ पहुँच चुका था और अब सू और झाओ की बहस होने लगती है। यहाँ पर हमें समझ आता है कि सू तो झाओ को ही पसंद करती है और अपनी मॉम को जैसे ही वह बताती है कि हमारी वेडिंग कैंसिल हो चुकी है, वह भी एक लड़की की वजह से, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही सू यह बात बताती है कि मैं झाओ से प्यार करती हूँ, तो उसके फादर को यहाँ पर स्ट्रोक आ चुका था और इस चक्कर में ही अपने डैड की ज़िंदगी बचाने के लिए वह चाहती थी उसकी शादी हान से हो। इसका मतलब उसे भी घर की तरफ से फोर्स किया जा रहा था और प्यार तो वह झाओ से करती है। और यहाँ पर मॉम अभी भी अपनी बेटी को डांट रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शीये की मॉम, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी और दामाद को जल्द से जल्द शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती हैं कि कब शादी करोगे, जब बेबी बाहर आ जाएगा। और उतने में हान को कॉल आती है, वह भी उसके घर की तरफ से, और उसकी मॉम पूछती है क्या यह सच है, तो वह हाँ करती है। और तभी वह अपने यहाँ पर मदर इन लॉ और शी को बताता है कि मॉम चाहती हैं कि वह आप लोगों से मिले और हम दोनों भी जल्द से जल्द अब शादी कर लेंगे। और उसकी मॉम भी उसके पति को बता रही होती हैं कि वह दोनों शादी करना चाहते हैं। और उसके डैड और मॉम तो काफ़ी कूल थे, उन्हें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी और वह तो ऐसा सोच रहे थे किस तरह से हम अपनी बहू को खुश रख सकते हैं, आखिरकार वह हमारी ज़िंदगी में हमारा पोता लाने वाली है ना। और अब हमें सो जाना चाहिए, अगले दिन देखेंगे उससे मिलकर और बात करके। और अगले ही दिन यहाँ पर आंटी पहुँच जाती है शी से बात करने और शी अपने बेबी और उसकी हैबिट के बारे में बता रही होती है। आंटी कहती हैं कल तो तुम्हारा बेबी बम काफ़ी बड़ा था, तो वह कहती है अरे नहीं, अभी यह छोटा है, पर शादी में ज़्यादा हंगामा करने के लिए हमने वह बेबी यानी कि फेक बेबी बम्प लगाया था और यहाँ पर हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार में थे और हम नहीं चाहते थे कि हम दोनों अलग हो, इसलिए हमें यह लेना पड़ा डिसीज़न। और आंटी तो उन दोनों की बातों से काफ़ी कन्विंस हो चुकी थी, उन्हें तो बस अपने बेटे की खुशियों से मतलब था, इसलिए उन दोनों की शादी की बात करती हैं। और दोनों ही मॉम्स यहाँ पर मिलकर उनकी वेडिंग की प्लानिंग कर रहे थे और वह लोग कह रहे थे कि ग्रैंडपा ऑब्जेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर मॉम कहती है मेरे होते हुए अगर वो ऑब्जेक्शन करते भी हैं तो क्या ही हो जाएगा। और ये दोनों शादी करना नहीं चाहते थे, बट यहाँ पर पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। और उनकी एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर मॉम अब ले जाती है अपने बेटे को और डांट रही होती है देखो वह तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, तुम इस तरह से मुकर नहीं सकते हो इस शादी से। और अब जाकर वह दोनों बात करते हैं कि आखिर हम शादी कैसे कर सकते हैं, तो वह एडवाइस देता है अभी शादी कर लेते हैं, बाद में डिवोर्स कर लेंगे। और ऐसा करते करते वह मैरिज ब्यूरो तक पहुंच जाते हैं और अभी तक शादी करना नहीं चाहते थे, बट उनके पास और कोई ऑप्शन बची ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही मॉम पहुंच चुकी थी उनके साथ कि कब जाकर ये हम मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। और वह बहाना लगाते हैं कि हम तो यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ नहीं लाए हैं, बट
वहाँ पर जो स्टाफ होती है वह कहती है बिना मैरिज प्रूफ के भी शादी हो जाएगी, और यहाँ पर बारी-बारी करके दोनों बहाने लगा रहे होते हैं, पर स्टाफ के चलते उनका कोई भी बहाना सक्सेसफुल नहीं होता और उन दोनों को मजबूरी में यहाँ पर शादी करनी ही पड़ती है। और फाइनली हान का डिसीज़न ही सही था कि अभी शादी कर लेते हैं, बाद में डाइवोर्स का सोच लेंगे, और यही बात वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। इवन उन दोनों की मदर्स काफ़ी खुश होती हैं और दोनों ही अपने पास वह सर्टिफिकेट रख लेती हैं कि तुम दोनों को तो भूलने की आदत है, आज भी कितने सर्टिफिकेट तुम लाए नहीं थे, इसलिए यह सर्टिफिकेट हम दोनों अपने साथ रखेंगे और आज के बाद तुम दोनों को साथ में रहना होगा। वह दोनों शॉक होते हैं तो पूछते हैं कोई छुपा तो नहीं रहे, और मजबूरी में दोनों को साथ रहना पड़ता है। और यहाँ पर दोनों समधने उन दोनों की चुगलियाँ कर रही होती हैं और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं। अब दोनों मिलकर यहाँ पर बेहतर ज़िंदगी बनाएंगे, और उन दोनों की तो अलग प्लानिंग चल रही थी कि आखिर एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, और वो भी इन सब के रहते हुए। जिसके बाद शाम को हमें दिखाया जाता है सू को, जो कि फिर से ग्रैंडपा को कॉल करती है और यहाँ पर उसकी अगली प्लानिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वह उन दोनों को अलग करना चाहती थी, इसलिए वापस से उन्हें फोर्स करती है कि आपको अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए शादी को लेकर। और जैसे ही उनकी बहू आती है वह उन्हें बताने लगती है कि मुझे आपसे बात करनी है। उन दोनों की जोड़ी सच में काफ़ी अच्छी है, आप उन्हें मौका तो दे के रखिए। ग्रैंडपा तो सीधे उन्हें थप्पड़ लगा देते हैं और उसे घर से जाने को कह देते निकाल दिया जाता है। और जैसे ही हमें दिखाया जाता है वापस से शी को, वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि यहाँ पर जैसे ही मेरा बेबी डिलीवर होगा हम दोनों अलग हो जाएंगे। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, बेबी को अपने पास क्यों रखोगी। वह कहती है क्योंकि आखिर वह सिर्फ मेरा ही बेबी है। उतने में डोर रिंग होता है, जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है यहाँ पर तो सू होती है, जो कि यहाँ पर शी को ताने देने आई थी कि आखिर वह उसके फियांसे को छोड़ क्यों नहीं देती, और सबसे पहले उसकी फ्रेंड को बाहर भेजती है और अब जाकर शी को ताने मारने लगती है कि आखिर तुम उसके साथ क्यों रह रही हो, और एक बच्चे के बहाने से। पहले तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थी और अब जब मैं शादी करने वाली हूँ तो अब मेरे फियांसे के साथ हो गई, आखिर तुम एक मिस्ट्रेस ही क्यों बनना चाहती हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शी की मॉम उसे लेकर यहाँ पर अब जाकर उसे समझा रही होती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से रहो, और दोनों को ही यहाँ से अलविदा कर देती हैं। जिसके बाद शी उसे कहती है कि तुम्हें इतना बड़े घर में मुझे रखने की क्या ज़रूरत थी, बट वह उसे समझाता है कि देखो तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज़्यादा स्पेस की नीड होगी और यह रूम मैंने तुम्हारे लिए रखा है। जिसके बाद वह दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें कि हर एक बात कट टू क्लियर रखी गई थी कि वह किस तरह से इसे कोलैबोरेट करने वाले हैं, और आफ्टर उनके डाइवोर्स के बाद बेबी कैसे रहेगा। जिसके बाद इन दोनों में झड़प हो ही रही होती है कि यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की मॉम पहुंच जाती है और आंटी यहाँ पर उन दोनों के लिए खाना लेके आई होती है, और इस चक्कर में उन्हें वह डॉक्यूमेंट्स छुपा कर रखने पड़ते हैं। आंटी उन्हें कहती हैं कि तुम लोग आखिर छुपा क्या रहे हो, और यहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आंटी से यह सब कुछ चीज़ें कैसे छुपाई जाए। और जिसके बाद दोनों खाना खाने बैठते हैं और यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे आंटी को मूर्ख बनाया जाए। अगर आंटी यहाँ रहेंगी तो उन दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। और जैसे ही वह ऑफिस जाते हैं यहाँ पर उसे समझ आता है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा था, और डायरेक्टर उसे तुरंत से अपने ऑफिस बुलाते हैं और वह पूछती है कि आखिर बात क्या है, मेरा स्टाफ यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर उसे रिजाइन करने पर फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि उसे कहा जा रहा था कि तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी हो, और वो भी किसी और के हस्बैंड के बच्चे के साथ।
जिसके लिए उसे निकाल दिया जाता है और वह गुस्सा कर रही होती है कि आपने बिना सबूत के मुझे इस तरह से फायर कर दिया है, मैं आपको कोर्ट तक घसीटूँगी। डायरेक्टर यहाँ पर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा ही रहा होता है कि बाहर से यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि उन पे चिल्लाने लग जाता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं, मैं इसका हस्बैंड हूँ और इसके पेट में जो बच्चा है उसका फादर हूँ। तो तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि यह बच्चा बास्टर्ड है, यानी कि मेरा बच्चा बास्टर्ड है? और यहाँ पर अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वह कहने लगती है कि तुम आखिर इतनी क्रिंजी बातें कैसे कर रही थी। और जैसे ही वह अंदर जाते हैं लिफ्ट में तो सू भी उनके साथ होती है और ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी थी, जिसके बाद यहाँ पर उसका हस्बैंड अब जाकर सू को डांटने लगता है और सू तो काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रही होती है हमारी शी को, और इस वजह से वह उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अपनी इन नॉनसेंस हरकतों को बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने दूंगा। और वह उसे समझाती है कि देखो यह सब तुम ठीक नहीं कर रहे। तो वह वहाँ से निकल जाता है और वह याद करती है कि वह दोनों कितना लवी डवी कपल दिखाई दे रहे थे और शाम को तो शिये को ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द हो रही थी। इसलिए वह वहाँ से निकलती है और अपने हस्बैंड को बड़े ही आराम से सोफ़ा पे सोते हुए देखती है। उसके पास जाती है और सोचती है कि आखिर क्लोज से देखने पर यह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम तो लग रहा है। इस चक्कर में उसका हस्बैंड उससे ही डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम इतने क्लोज क्यों आई थी। और जैसे ही उसकी भूख के बारे में पता लगता है, खुद ही यहाँ पर उसके लिए खाना प्रिपेयर करके लाता है। वह उसकी कुकिंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ पर वह वापस से डिस्कस करने लगते हैं कि अगर उसे कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो तो वह उसे कह सकती है, बट वह कहती है मैं डर रही हूँ जब हम दोनों अलग हो जाएंगे तो मैं किस तरह से सरवाइव करूँगी। और उसकी यह बातें सोचते-सोचते वह सो जाता है और सोच रहा होता है कि क्या उसे मुझे खुद पर रिलाई करने देना चाहिए। और यहाँ पर ग्रैंडपा के पास आग लगाने पहुँच चुकी होती है सू, जो कि सारी की गलत-सलत बातें यहाँ पर बताती हैं और एक आइडिया ग्रैंडपा को भी दे देती हैं, जिस वजह से वह अपने बेटा बहू को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें बातें लगाने लगते हैं कंपनी को लेकर। ग्रैंडपा यहाँ पर हान के मॉम डैड को अच्छी खासी बातें लगा देते हैं कि तुम आखिर उन दोनों पे नज़र रखो। और हान यहाँ पर उठता है मॉर्निंग सिकनेस के साथ, जिसके बाद उसे आवाज़ आती है उसके मॉम डैड की। तुरंत से अपनी वाइफ के पास जाता है और उठने को कहता है। दोनों ही रेडी शेडी होकर उसके मॉम के द्वारा लाया गया लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम उन दोनों को अपना ख्याल रखने को कहने के साथ-साथ उन दोनों के लिए रिंग्स भी लाई होती है कि देखो शादी तो तुम कर बैठे और वो तो सिर्फ पेपर वर्क था, अब तुम्हें एक दूसरे को रिंग भी एक्सचेंज करनी चाहिए। जिस चक्कर में हान यहाँ पर शीये को रिंग पहनाता है। शीये तो यहाँ पर उस रिंग में ही खो जाती है। तो आंटी याद करवाती है कि तुम्हें भी हान को पहनानी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर वह सभी लोग खाना खाने लगते हैं तो हान को वापस से नोज़िया सा फील होने लगता है और उसे वॉमिट आने लगती है। तो आंटी को जैसे ही फील होता है कि इसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो कहती हैं जब हस्बैंड अपनी वाइफ को हद से ज़्यादा प्यार करता है तो ऐसा हो सकता है कि वाइफ की मॉर्निंग सिकनेस जो है हस्बैंड को ट्रांसफ़र हो जाती है। और यह बात वह अपनी बहू को समझा रही होती है। यहाँ पर शीये को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे मेरी मॉर्निंग सिकनेस ट्रांसफ़र हो जाए, बेबी तो उसका है ही नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही यहाँ पर अपना लगेज पैक करके यहाँ पर जाते हैं उनके ओल्ड हाउस में। वह पूछती है कि क्या अब हमें जल्द ही डाइवोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। आखिरकार यहाँ पर हमने उन्हें झूठ कह के रखा है और वह दोनों हमारा कितना ध्यान रखते हैं।
इसके बाद उन्होंने अपना बेड जैसे ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आंटी उसी बारे में पूछती हैं कि क्या तुम दोनों अलग रह रहे हो? तो लवी-डवी बिहेव करने लगते हैं, बट आंटी को तो शक जा चुका था, इसलिए अपने हस्बैंड के पास जाकर अपने शक को रखती है। बट अंकल कहते हैं कि तुम ही तो कह रही थी कि उसे यहाँ पर अपनी वाइफ की मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो अब तुम अपने मन में इतनी ज़्यादा गलतफ़हमी क्यों पाल रही हो? और अब उन दोनों को दिखाया जाता है, वह यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब उन्हें किस तरह से आगे यह सब कंटिन्यू करना चाहिए। उन दोनों का यहाँ पर सेम बेड शेयर करना मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है। तो वह उससे कहती है, वैसे तुम अच्छे लड़के हो, तो मुझे यहाँ पर सेफ फ़ील तो हो रहा है, पर तुम एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो और मुझ जैसी लड़की को नहीं, जो कि पहले से ही किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जाओ को बताया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर रोड पे ही ड्रिंक करने बैठा हुआ था और वह समझ नहीं पा रहा था, एक लड़की जो कि दूसरे लड़के से शादी कर चुकी है और दूसरी लड़की जिसे वह प्यार करता था, वह भी किसी और से शादी करना चाहती है। आखिर उसकी ज़िंदगी ऐसी कैसे हो चुकी है? जिसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है अपने फ्रेंड को गुड बाय करके। और यहाँ पर शीए को बताया जाता है, यहाँ पर उसको उसके फ्रेंड की कॉल आती है, कहती है, क्या तुम अभी तक यहाँ पर सो रही हो? और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाती है और उसी रेस्टोरेंट पे यहाँ पर उसके भाई का फ्रेंड भी आया हुआ था, यानी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिससे गुस्सा होकर वह वहाँ से जा रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम उससे इतना नाराज़ क्यों हो? तो वह उसे बताती है कि हम दोनों ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, बट उसकी फ्रेंड को अभी सारी सिचुएशन पता नहीं थी, इसलिए उसे शांत करने लगती है। बट वह कहती है कि तुम डिनर कर लो और मैं बाद में तुमसे बात करूँगी। बट बाहर यहाँ पर झाओ आकर उसे वापस से माफ़ी माँगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वह कहती है, तुम कैसे घटिया इंसान हो? जब मैं प्रेग्नेंट थी तुम किसी और वुमन के साथ मुझे चीट कर रहे थे और यह बच्चा वैसे भी तुम्हारा नहीं है, यह उसी का बच्चा है जिससे मैंने शादी की है। और वह वहाँ से निकल जाती है। पीछे से यह सब सू देख चुकी थी और अब यह यहाँ पर कोई अगली नेक्स्ट प्लानिंग के साथ आ चुकी थी और दूसरी तरफ यहाँ पर पहुँच चुकी थी शीया अपने हस्बैंड के पास और यहाँ पर उसके लिए खाना लेके आई थी। वह कहता है, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हान की असिस्टेंट आती है, जो कि मीटिंग के बारे में बताने लगती है। वह कहता है, क्या तुम श्योर हो? जिसके बाद वह हाँ करती है तो उसे निकाल देती है और अब यहाँ पर उसकी वाइफ उसकी क्लास लेने वाली थी, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा और तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है, अब तुम मेरे साथ जाना पड़ेगा तुम्हें। और जिसके बाद वह ओल्ड हाउस पहुँचते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर ऑलरेडी उसके सास ससुर की क्लास ले रहे थे, अब उन दोनों की बारी थी। बट उसका हस्बैंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस होता है, जो कि अपने ग्रैंडपा को ही अपने वाइफ के लिए बातें सुना देता है। और यहाँ पर उसके मॉम डैड भी शॉक होते हैं कि आखिर वह इतना अच्छे से अपने वाइफ का स्टैंड ले रहा है। और ग्रैंडपा की तो यहाँ पर आंखें खुली रह जाती है। वह उसे अपनी वाइफ को वहाँ से लेके जाता है और कहता है, अब मैं यहाँ से कंपनी जा रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मेरे को ऐसे स्कोल्ड करते हुए देखकर डर लगा होगा ना? जिसके बाद वह अपनी सासू मॉम के पास जाती है और उन्हें रिलैक्स करती है। जिसके बाद वह कहती हैं कि देखो तुम अब रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा हस्बैंड हमेशा से ही तुम्हारा सपोर्ट करता है। और यहाँ पर हाँ तो काफ़ी स्ट्रेस में सो रहा होता है, उसे सारी बातें याद आ रही होती है अपनी वाइफ के साथ की, और अपने बगल में देखता है और अपनी वाइफ को मिस करने लगता है कि आखिर वह कैसी होगी। कि उतने में ही वहाँ पर सू पहुँच जाती है और कहती है कि क्या आंटी यहाँ पर नहीं है?
बाय द वे सू यहाँ पर यह कंफर्मेशन के लिए आई होती है कहीं उसके एक्स बॉयफ्रेंड का यह बेबी तो नहीं है, इसलिए ग्रैंडपा के नाम पर उससे पूछ लेती है कि बेबी की ड्यू डेट क्या है। और उससे यह मालूम हो जाता है कि वह बेबी उसके यानी कि उसके एक्स हस्बैंड चाओ का है। और यही बातें सोचते सोचते वह जा रही होती है और उसे दुख हो रहा होता है क्योंकि वह झाओ से ही प्यार करती थी और उसे समझ आता है कि झाओ तो उसे चीट कर रहा था काफी पहले से। इसलिए अपने यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए डीएनए टेस्टिंग की बात करती है। यहाँ पर डॉक्टर से पहले प्रिपरेशन करवा लेती है और यहाँ पर काम पे लगा देती है झाओ को कि शिगे के बेबी का तुम्हारे साथ डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मुझे पूरा शक है कि शिगे जो है तुम्हारे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है और जब का वह बेबी है उस टाइम वह तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी और अब वह देखो किसी और से शादी कर चुकी है। यहाँ पर यह दोनों हाथ मिला लेते हैं आगे की प्लानिंग्स के लिए क्योंकि वह दोनों उस कपल को अलग करके उनके साथ रहना चाहते थे। इसलिए वह कहता है अगर मैं सच में उसका फादर हूँ तो वह फियांसे तुम्हारा रहा। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है बेचारी ज़िये अभी तक गिल्ट में होती है कि वह उन लोगों को धोखे में रख रही है, इसलिए हान को मैसेज डालती है कि क्या हमें यह रिलेशनशिप एंड करना चाहिए। तो वह जल्दी से भागकर शिये के पास जाता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है एंड करने का, क्या तुम मुझे बर्डन मान रही हो। बट वह अपनी बातें बताती है कि मैं और ज़्यादा झूठ नहीं कह सकती हूँ। मैं आखिर कब तक यह सारी बातें कहती रहूँगी और क्या हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। और मैं इस गिल्ट में और नहीं जी सकती कि हम उन्हें झूठ कह रहे हैं। और सू यहाँ पर इतनी इविल होती है, वह सोच रही होती है कि मैं इस बात से भी खुश नहीं हूँ कि वह जाओ की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है और इस बात से भी खुश नहीं थी कि हान के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर हान जैसे ही कॉल पे बात करते हुए पहुँचता है, वह सबसे पहले पहुँचा होता है यहाँ पर झाओ के पास। यहाँ पर झाओ तो क्लियर कट बात करता है शिये मेरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। बट हान इस बात को बिलीव नहीं करता और वह कहता है नहीं वह मेरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है और आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तुम आखिर मेरे वाइफ की गॉसिप्स इस तरह से कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे ही साथ। तो वह गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और सबसे पहले यहाँ पर अपने कंपनी के बॉस को कॉल लगाता है, जिसके बाद वह पहुँच जाता है यहाँ पर शिये के ऑफिस में। और यहाँ पर वह प्रोजेक्ट लेने आया हुआ था और सबसे पहले वह चाहता था कि शिये उसके साथ ही रहे, इसलिए उसे अपने बॉस से कहता है कि मुझे यह लड़की अपने साथ चाहिए इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करने को। और ऐसा वह जानबूझकर कर रहा था और उसे कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह गुस्से में उसके पास जाती है और कहती है कि तुम कभी भी चेंज नहीं होने वाली हो। तो यहाँ पर वह कहता है देखो मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा उन दोनों को अलग करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ हो जाओ। और शिये तो यहाँ पर गार्डन से जाते हुए कुछ बच्चों को देख रही थी और उसे उन्हें देखते हुए अपने बेबी का ख्याल आता है। पीछे से यहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वह यहाँ पर आंटी के पास पहुँचते हैं जिन्होंने उनके वेलकम के लिए काफ़ी सारे पकवान बनाए थे और उन्हें एंजॉय करने को कहते हैं। वह कहती है देखो अब तो तुम्हारा बेबी बड़ा भी होने वाला है और तुम्हें वेडिंग भी कर लेनी चाहिए। और रूम में जाकर जैसे ही वह अपनी मम्मी के साथ क्लींजी हो रही थी, वह उससे कहती है कि देखो अब तुम दोनों को सेम बेड शेयर करना चाहिए और अपने हस्बैंड को तुम एज अ पिल्लो यूज़ कर सकती हो। और फ्यूचर में यह तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा होगा क्योंकि तुम्हें सेम रूम में तो ही रहना है और तुम्हें इसकी हैबिट बनानी होगी। जिसके बाद वह उसे
बता रही होती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कैसे करना चाहिए, बट वह उन्हें टाल के कहती है कि मुझे कुछ रेस्ट करना है और वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही वह रूम में जा रही होती है, उसका मन नहीं करता उस रूम में हान के साथ सेम रूम शेयर करने का, तो बाहर निकल जाती है। हान भी उसके पीछे पीछे आ जाता है कि आखिर तुम इतनी लेट रात को बाहर क्या कर रही हो? तो क्या तुम कुछ सोच रही हो? क्या तुम किसी बात से परेशान हो? वह इससे पहले कि कुछ कहती, वह उसे हग कर लेता है और कहता है कि मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूँगा। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी? क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रही है मेरी फीलिंग्स? इस चक्कर में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वह चाहता था कि वह दोनों नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करें, बट शिये के मन में अभी भी यहाँ पर गिल्ट होता है। वह बेड पर भी वही सोच रही थी, क्या मुझे उसे मौका देना चाहिए अपने बच्चे को कबूल करने का? बट वह यह बातें कबूल नहीं करना चाहती थी। और सू का तो यहाँ पर ड्रिंक पी कर बुरा हाल था, जिसे उभारने के लिए यहाँ पर उसकी मॉम आती है और कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? वह कहती है कि मैं पागल हो रही हूँ यह सब देख-देख कर। आंटी समझ जाती है कि यह सिर्फ और सिर्फ उसके यानी कि हान के पीछे ही परेशान नहीं है, बल्कि चाओ के लिए भी परेशान है। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है, हान और शिये जा रहे होते हैं कि वह टकरा जाते हैं झाओ से। और झाओ अब हान के सामने ही यहाँ पर शिये को क्वेश्चन करने लग जाता है उसकी सिचुएशन में, बट वह कहती है उन सब में सिर्फ और सिर्फ तुम गलत थे। और ऐसा कहकर जाती ही है कि झाओ यहाँ पर बुला लेता है सू को मीटिंग के लिए, क्योंकि अब वह सू की बात मानने को तैयार था और उसके साथ टीम अप करने को कहता है, जिसके बाद वह उससे उसका प्लान पूछती है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है सू को, जो कि यहाँ पर पहुंच गई थी यहाँ हान के डैड के पास और उन्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करती है। और अब इनकी प्लानिंग थी किसी तरह से झाओ को उसके डैड की कंपनी में काम करवाया जाए, और किसी तरह से अगर उनका पार्टनर बन गया तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर यह दोनों बहुत ही अच्छा फ्रेंड से ज़्यादा कुछ होने का प्रिटेंड कर रहे थे। और वह सोचता है यानी कि उससे पूछता है कि आखिर क्या अंकल को फूल बनाना इतना आसान होगा? बट वह कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, और वैसे भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो आने ही वाली है और हमें कुछ ऐसी हरकत करनी होगी कि उन्हें हम पर शक भी ना हो और वह डीएनए रिपोर्ट देख भी लें। जिसके बाद हमें अंकल को वही प्रोजेक्ट देखते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पर आंटी उन्हें जैसे ही कॉल करती हैं, वह कहते हैं रुको हम तुमसे बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर सू उनके निकलने पर कॉल कर देती है झाओ को, और झाओ पहुंच जाता है अंकल के पास उनके उसी सैड मोमेंट के ऊपर। और यहाँ पर उसका इरादा होता है अंकल के बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड बनने का, जिसके बाद वह उन्हें बताता है कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ को पसंद किया करता था और इवन हम दोनों तो काफ़ी क्लोज हो चुके थे, बट अचानक से ना जाने क्या हुआ कि उसने आपके बेटे से शादी कर ली और यहाँ पर किसी तरह से उन्हें उसके खिलाफ भड़का देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जी को पेट में अचानक से उसका बेबी उसे किक करने लगता है, तो हान तो बड़ा एक्साइटेड होकर उस बेबी से बात करने लगता है, क्योंकि वह उस बेबी के साथ अपना अच्छा सा बॉन्ड बनाना चाहता था। और यहाँ पर वह कहती है कि अभी तो बेबी बॉर्न भी नहीं हुआ है और तुम उससे इस तरह से बात कर रहे हो, बट वह अपने बेबी से क्लोज होना चाहता था, इसलिए उससे और भी ज़्यादा बातें करने लग जाता है। और उन इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हान को मैसेज आ जाता है, तो वह तुरंत से पहुंच जाता है झाओ से मिलने।
और झाओ तो यहाँ पर हान के मॉम के पास था और उसके डैड की तबीयत यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने ओवर ड्रिंक कर दी थी और यहाँ पर वह हान से कुछ रूठे-रूठे से भी थे, जिसके बाद झाओ और हान को दिखाया जाता है और यहाँ पर हान उससे कहता है आखिर तुम मेरे घर में इतने ज़्यादा घूमते कैसे रहते हो? जिसके बाद यहाँ पर हान कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और चाहे जो भी हुआ हो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे डैड मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम प्रोजेक्ट साथ करने वाले हैं तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर हान घर में जाकर याद कर रहा होता है उसकी डैड की बातें और इवन यहाँ पर चाओ की भी बातें। उसे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा था, जिसके बाद वह उसके डैड के ऑफिस पहुँच जाता है। डैड यहाँ पर उससे पूछते हैं आखिर तुम इतना ज़्यादा वेट क्यों कर रहे थे और शीये के साथ क्या तुम्हारा सब सही जा रहा है? यहाँ पर वह अपने डैड के साथ कहता है कि आखिर हम फैमिली हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आखिर क्या होने वाला है? तो उसके डैड यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो इस शादी को वैसे भी नहीं चाहते थे और मुझे पता चला कि तुम्हारा जो यानी कि शीये का बेबी है वह तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हें उसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। यहाँ पर हान तो गुस्सा होकर निकल जाता है। सू यहाँ पर उसे रोक रही होती है कि तुम इतने उखड़े-उखड़े क्यों लग रहे हो, बट वह गुस्से में चला जाता है और सू तो सब जानती ही थी क्योंकि आखिर सारी उसी की तो प्लानिंग थी। तो वह जल्दी से झाओ को कॉल कर देता है कि अब सब कुछ सही से जा रहा है, तुम्हें अपने ट्रैक को आगे बढ़ाना चाहिए और यहाँ पर चाओ तो 100% श्योर था कि उसका प्लान तो वर्कआउट करेगा ही। दूसरी तरफ शीये जैसे ही उठती है अपने पास हान को नहीं पाती है, बाहर आती है, हान बाहर भी नहीं था तो तुरंत से उसे कॉल लगाती है क्योंकि वह उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद थी। हान तुरंत से खुद को रिलैक्स करके उसकी कॉल पिक करता है और यहाँ पर वह कहता है कि मुझे अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन करना था इसलिए मैं जल्दी से ऑफिस में आ गया था। और अब वह बहुत ही सैड फील कर रहा था क्योंकि वह शीये को भी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। दूसरी तरफ यहाँ पर शीये को भी कॉल आ जाती है तो वह तुरंत से रेडी होकर उस स्टाफ से मिलने चली जाती है और स्टाफ उसे उसका सारा काम समझा देती है और जैसे ही वह आगे जा रही होती है वह टकरा जाती है उसी मनोज, झाओ और सू से और उन्हें बेटर लक कहकर वहां से चली जाती है। झाओ तो यहाँ पर सू को दूर रहने की एडवाइस देकर चला जाता है और सू पहुँचती है अंकल से यह जानने को कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, बट अंकल तो उसे डांट देते हैं कि पब्लिशर्स जल्दी करने को कह रहे हैं तो तुम प्रोजेक्ट पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। तो वह उन्हें सॉरी कहकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हान जैसे ही घर जाता है सैड बैठा होता है और शीये भी यह सारी बातें नोटिस करती है तो वह तुरंत से उसे हग कर लेता है। वह उससे पूछती भी है कि आखिर क्या बात है, तो वह कहने लगता है कि देखो मैं इस बेबी का अच्छा फादर बनूंगा और तुम ओवरथिंक बिल्कुल भी मत करना, तुम्हें बस मेरे साथ बने रहना है। वह यही सोच में बैठी होती है कि आखिर वह कहना क्या चाहता था कि वह हमेशा साथ रहना चाहता है। जिसके बाद जैसे ही वह दोनों ओल्ड हाउस जाते हैं यहाँ पर वह नोटिस करती है हान के डैड तो उससे उखड़े हैं और आंटी भी परेशान होती है कि आखिर क्या हो रहा है और अपने बेटे से पूछती है तो उसका बेटा यहाँ पर बात टालने की कोशिश करता है पर वह टाल नहीं पाता है, इसलिए वह वहां से निकल जाता है। जिसके बाद मॉम पहुंचती है डैड के पास और कहती है कि आखिर आप ऐसे उखड़े क्यों हैं अपने बेटे से, क्या आप बताने की ज़हमत उठाएंगे। तो वह बताने की कोशिश तो करता है बट वह कंपनी की बातों में उन्हें उलझा कर भेज देता है। आंटी यहाँ समझ नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या होगा, इसलिए यहाँ पर तुरंत से अंकल कॉल करने लग जाते हैं अपने बेटे को कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर शक
कर चुकी हैं और तुम्हें जल्द से जल्द शीए को डाइवोर्स तो देना होगा, नहीं तो मैं इसमें कुछ करने वाला हूँ। जिसके बाद वह पहुंच जाता है सीए के ऑफिस में और उसे मालूम पड़ता है सीए तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए असिस्टेंट को सब देखने को कह देता है। दूसरी तरफ शीए तो यहाँ पर डैड के पास पहुंची थी, उन्हें सारी रिपोर्ट बताते हैं डैड कि देखो अगर यह सब रिवील हुआ इस सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर डूब जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बेटे को इस तरह से अपने साथ लेकर डूबो और अच्छा होगा कि तुम पहले ही खुद से मेरे बेटे को यहाँ से छोड़कर चली जाओ। और वह भी समझ नहीं पाती, वह ऑलरेडी इतने गिल्ट में थी, इसलिए सोच लेती है उन्हें छोड़ने का। चाहते हुए जाओ और सू को भी देख लेती है। जाओ तो यहाँ पर उसके पीछे निकल जाता है। सू को यहाँ पर हान की कॉल आ जाती है और वह हान को कह देता है कि वह तुम्हारे डैड से मिलने आई थी। यहाँ पर शीए तो काफ़ी स्ट्रेस में थी, जिस चक्कर में यहाँ पर उसकी ब्लीडिंग शुरू होती है और वहीं बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ पर झाओ और हान दोनों पहुंचे थे। सू गुस्से में चली जाती है अंकल के पास और उन्हें बताती है और झाओ भी यहाँ पहुंच चुका था। वह सू पर गुस्सा करता है कि यह तुम्हारी वजह से है ना पक्का। और सू भी परेशान थी क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि उसे कोई नुकसान हो। और शी जैसे ही होश में आती है उसके बगल में यहाँ हान था। वह पूछती है मेरा बेबी कैसा है। वह कहता है सब फाइन है, बस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ही बाकी है। जिसके बाद वह उसे छोड़ने की बात करती है और डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। बट वह कहता है तुम्हें एक बार फिर से सोचना होगा, देखो इस बेबी के बारे में, आखिर यह मुझसे दूर कैसे रह पाएगा, वह एक बाप के बिना कैसे रहेगा। अंकल भी यहाँ पर थोड़े गिल्ट में दिखते हैं, इसलिए वहाँ पहुँचते हैं और अपने बेटे से बात करने के लिए रुक जाते हैं। जिसके बाद वह कहता है देखा यह सब आपकी वजह से हुआ, आप हम दोनों को अलग क्यों करना चाहते हो। और यहाँ पर उन दोनों डैड और बेटे में झगड़ा हो जाता है। उसके डैड यहाँ पर बहुत गुस्सा होते हैं और जैसे ही मॉम आती है, मॉम यहाँ पर काफ़ी कंसर्न होती है अपनी बहू को लेकर और अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर क्या बात है। और उसके हस्बैंड बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें कंपनी छोड़ने की धमकी दे दी थी, यानी कि उसके पूरे घर को। तो वह बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और ऑफिस में जाकर उनके पास जाओ और शू आए हुए थे, जिनसे वह पास्ट की इंफॉर्मेशन पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे, क्या तुम बताना चाहोगे कि आखिर वह कैसी लड़की थी। तो वह दोनों सोच रहे होते हैं आखिर उन्हें अंकल से कौन सी बातें शेयर करनी चाहिए और स्ट्रेस्ड होते हैं कि अंकल ने आखिर हमारी कौन सी बातें नोटिस की थी और हमें उस लेडी को लेकर क्या क्या बातें बतानी चाहिए। आंटी तो यहाँ पर गुस्से में पहुंच जाती है उसके पास शीए से यह पूछने कि आखिर यह बच्चा किसका है। और यहाँ पर उनको पता नहीं कहाँ से यह इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। वह अपने बेटे से भी लड़ने लग जाती है कि सच सच बताओ कि आखिर यह किसका बेबी है और तुम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शादी कर ली। आंटी बहुत गुस्सा होती हैं और उस पर गुस्सा करती हैं कि मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा था, तुम्हें अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया और तुमने हमें इस तरह से धोखा दिया। गुस्सा करके घर जाती हैं और उनका हस्बैंड उन्हें नोटिस करता है, बट वह गुस्से में होती है कि आखिर यहाँ मुझे पूरी बात नहीं बता पाए। वह उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट वह गुस्सा करती है कि उन दोनों को अलग तो होना ही पड़ेगा। और जिसके बाद दिखाया जाता है वह शाम को वापस पहुंच जाती है उसके पास और उसे अपने साथ चलने को कहती है। वह कहती है आखिर आप हमें कहाँ ले जाना चाहती हैं। वह कहीं और नहीं बल्कि उसकी मॉम के पास उसे ले जाती हैं और यहाँ पर वह कहती हैं तुम्हें नीचे उतरना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने गई तो अच्छा नहीं होगा। और वह खुद ही यहाँ पर उनके साथ पहुँच जाती है और शीए की मॉम को भी सारी बातें बता दी जाती हैं, जिससे कि वह बहुत शॉक में होती हैं और अपनी बेटी से पूछती हैं क्या यह सच है। तो वह बहुत ही सैड होकर हाँ करती है। आंटी काफ़ी स्ट्रेस्ड होती हैं और अपनी यानी कि अपनी समधन
को कहती हैं कि तो क्या हो गया, आप इसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पर शी ये भी कहती है कि मैं आपको यह बहुत पहले बताना चाहती थी बट मैं बता नहीं पाई क्योंकि मैंने आपकी केयर देखी अपने बेटे को लेकर और मेरा बच्चा आपके पास बहुत खुश होता इतनी अच्छी ग्रैंडमदर पाकर, इसलिए मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी और आप तो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। वह कहती हैं कि तुमने सिर्फ अपने बच्चे का सोचा, मेरे बच्चे का नहीं सोचा। मेरे बच्चे का फ्यूचर इससे बर्बाद हो रहा था और मैं किसी और के बच्चे को पाल रही थी। मुझे यहाँ पर बहुत ही घिनौना फ़ील हो रहा है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पर सारे ही काफ़ी इमोशनल फ़ील कर रहे थे। आंटी समझ नहीं पाती आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी बेटी की लाइफ़ ऐसी हो गई। यहाँ पर हान भी जैसे ही वार्ड में जाता है, यहाँ पर अपनी वाइफ़ को नहीं पाता तो अपनी मॉम से झगड़ने लगता है। उसकी मॉम बड़ी गुस्सा करती हैं उस पर बट उसे रोक नहीं पाती। वह पहुंच जाता है यहाँ पर शीए की मॉम के पास। शीए की मॉम उसे डांट भी देती है कि तुम लोगों को ऐसे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी, उसे निकाल देती हैं। और यहाँ पर इसके बाद झाओ आ जाता है जो कि उसकी मॉम के साथ प्रॉमिस करता है कि अब मैं इसका ध्यान रखने के लिए रेडी हूँ, क्या आप मुझे इसकी परमिशन देंगे। यहाँ पर शी उसे मना कर देती है बट वह किसी तरह से उसे कन्विंस कर लेता है और वह उससे शादी तो नहीं करने वाला था पर उसका ध्यान रखने वाला था। शी बहुत सारी बातें सोचती है कि वह इस तरह से किसी तरह भी हान का फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहती, तो हान को कॉल करके उससे मिलने को बुलाती है। हान बड़ा खुश होता है और तुरंत से उसके साथ गार्डन पहुंच जाता है और यहाँ पर वह उसे उसका टाइम देना चाहती थी। उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करती है, पूरा दिन वह उसके नाम रखती है और वह दोनों इस दिन को काफ़ी इंजॉय करते हैं। जिसके बाद जैसे ही वह उसे घर छोड़ने जाता है वह कहती है ठीक है अब हम बाद में मिलेंगे। वह कहती है हाँ हम काफ़ी बाद मिलेंगे। वह उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा होता है, वह किस तरह से उसे गुड बाय कहना चाहती है, तो वह उसे गुड बाय करके वहाँ से भेज देता है और वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है। वह वहाँ पर एक लेटर छोड़ गई थी, तुरंत से उसके घर जाता है बट डोर लॉक होता है। उसे कॉल ट्राई करता है बट कॉल भी नहीं लगती क्योंकि वह उसे छोड़ के जा चुकी थी और 6 सालों तक वह उसे ढूंढता ही रह जाता है। अचानक से उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि अब यहाँ पर आपको उन्हें ढूंढना छोड़ देना चाहिए। तभी एक बेबी को वह नोटिस करता है जो कि बिल्कुल शीए की तरह लग रही थी और वह शीए की ही बेटी थी क्योंकि शीए भी उसे आखिरकार 6 साल बाद दिखाई दे ही जाती है और अब शायद से इन दोनों की आगे की लाइफ साथ में ही बीतने वाली थी। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग कर दी जाती है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।